नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। सबसे पहली जो खबर है वो महाराष्ट्र को लेकर है, जहां के तटीय इलाकों से चक्रवात तूफान निसर्ग टकरा गया है। मुंबई में इस वक्त तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। समुद्र में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई के शहरी इलाके में भी तेज हवाओं का असर दिखना शुरू हो गया है। यहां कई जगह पेड़ गिर गए हैं तो कुछ जगह टीन शेड हवा में उड़ते हुए देखे गए हैं और बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया है निसर्ग तूफान। मुंबई में तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी दिखाई दे रही हैं और जो खास तौर से वहां के समुद्री इलाके हैं, बांद्रा जुहू चौपाटी, वहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं एहतियातन। तो निसर्ग तूफान, आपको बता दें, एक तरफ कोरोना की मार, एक तरफ निसर्ग तूफान की आफत मुंबई में। हालांकि सरकार ने एहतियातन कह दिया है सबको कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वक्त के साथ धीरे धीरे गुजर जाएगा। तो समुद्री इलाकों में किस तरह की तस्वीरें नजर आई मुंबई में, वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि रायगढ़ में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है निसर्ग तूफान ने, लेकिन अब ये आर्थिक राजधानी मुंबई को भी अपनी जद में लेता नजर आ रहा है। हालांकि तेज हवाएं चल रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सबको कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तूफान निसर्ग समुद्र के तटीय इलाकों से टकरा चुका है महाराष्ट्र में। इधर निसर्ग तूफान का प्रभाव असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, ऐसा अनुमान है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से तूफान का असर इंदौर इलाके के कई जगहों में हो सकता है। ठंडी हवा चलने से 6 डिग्री तापमान नीचे गिरा है। निसर्ग तूफान का मध्य प्रदेश में भी प्रभाव है। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहां चल सकती हैं। ठंडी हवा चलने से 6 डिग्री तापमान नीचे गिर चुका है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे के भीतर कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तूफान निसर्ग का कोई व्यापक असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। गुरुवार और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में निसर्ग का मामूली असर दिख सकता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव छत्तीसगढ़ में निसर्ग तूफान का नहीं होगा। हालांकि साइक्लोन का छत्तीसगढ़ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ये कल और परसों यानी कि 4 और 5 जून को यहाँ पर थोड़ा प्रभावित करेगा, जिसमें कि मुख्य रूप से मध्य और उत्तर पश्चिम के जिले प्रभावित रहेंगे। और बात मानसून की। मानसून की दस्तक नजदीक है। कई जिलों में बौछारें पड़ने लगी हैं। बावजूद इसके प्रदेश की मंडियों में तुलाई के बाद अब तक गेहूं खुले में ही रखा है। सैकड़ों बोरी गेहूं भीगने की कगार पर है। इन्हें ढकने की अब तक व्यवस्था नहीं की गई है। अगर कहीं कुछ व्यवस्था की गई है तो वह नाकाफी है। आपको याद दिला दें कि इस साल प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और सरकार का दावा है कि 1 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं अन्नदाता की मेहनत पर पानी ना फिर जाए। मध्य प्रदेश के अन्नदाता ने इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार की है और सरकार उनके अनाज को खरीद भी रही है, लेकिन अब इस मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नज़र आ रहा है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के
पास परवलिया मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बोरियां हैं गेहूं से भरी हुई वो रखी हुई हैं और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो आज से ही शुरू हो गई है। ये संभावना जताई जा रही है और कहीं ना कहीं आशंका भी है कि अगर बारिश तेज़ होती है तो फिर ये खुले में रखा हुआ सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसको गोदामों में नहीं पहुंचाया जा सका है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश में इस बार 1 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां एक किसान भाई भी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये गेहूं यहां खुले में रखा हुआ है, अगर बारिश हो जाती है तो क्या नतीजा होगा? ये बारिश हो जाती तो गेहूं बर्बाद हो जाएगा, सब नुकसान बहुत है इसका, सड़ जाता है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पन्नी वगैरह कुछ भी। तो अभी यहाँ कोई पन्नी वगैरह की व्यवस्था नहीं है? बोल रहे थे कि कोई ढाकेंगे वो ये सोसाइटी वाले, पर अब यहाँ कोई ढका हुआ भी नहीं है माल। ये बूंदाबांदी तो अभी से शुरू हो गई है। हाँ, अब इतनी जल्दी वो तो ख़राब होगा, कोई व्यवस्था नहीं दिख रही यहाँ से माता ढकने की। माल जा तो रहा ट्रकों से, 10-12 ट्रक कल ही भरे उन्होंने, अभी भी ट्रक खड़ा हुआ है। गोदाम में 5000 कुंडल कुछ और भराएंगे, बस गोदाम फुल हो जाएगा। उसके बाद अब इनकी क्या व्यवस्था है ये लोग जाने। तो ये देख सकते हैं आपके, इनका कहना ये है कि अगर ये गेहूं यहाँ पर इसी तरीके से खुले में रखा रहा, जो अभी हमको इस वक्त दिख भी रहा है और इस वक्त भी जब हम आपको ये रिपोर्ट बना रहे हैं आपके लिए, तब भी यहाँ बारिश हो रही है और अगर ये बारिश थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो ये पूरा जो गेहूं है वो सड़ जाएगा। निश्चित तौर पर अन्नदाता की इस मेहनत पर पानी फिरने से पहले इसे बचाना होगा। सरकार को इंतज़ाम करने होंगे कि ये गेहूं जो खुले में रखा है उसको गोदामों तक पहुंचाया जाए और अगर गोदाम फुल हो जाते हैं तो फिर इन्हें कम से कम इतना सुरक्षित खुले में ज़रूर किया जाए कि ये पानी से बर्बाद ना हो। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो प्रदेश में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। किसानों से अब तक सरकारी सोसाइटियों के जरिए 8,95,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी कर चुकी है, लेकिन जिले में सही भंडारण नहीं होने के चलते ये किसान से खरीदे गए गेहूं को खुले आसमां के नीचे रखा गया है। आने वाले दिनों में जब मानसून प्रदेश में प्रवेश करेगा, दस्तक देगा, तो ये खुले में रखा ये गेहूं खराब होने से इसे कोई नहीं बचा पाएगा, अगर सही तरीके से अभी इसके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया तो। द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। बीते 2 दिनों की बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है। कल सुबह और आज सुबह दोनों ही समय पर बारिश हुई है। वहीं यदि बात की जाए गेहूं खरीदी केंद्रों की तो बड़ी संख्या में अब भी किसानों से खरीदा गया गेहूं इन खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा हुआ है। इस समय हम जासलपुर खरीदी केंद्र पर हैं। आप देखेंगे इस जासलपुर खरीदी केंद्र पर इस गेहूं को तकरीबन 700 बोरी गेहूं यहां पर रखा हुआ है और पानी गिरने के कारण तिरपाल से ढकने की व्यवस्था की गई है और ये एक जो गड्ढा है यहाँ पर पानी जमा हो गया है। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं अन्य खरीदी केंद्रों पर भी बन रही होंगी। कोरोना के कारण प्रशासन ने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई थी। 290 खरीदी केंद्र किए गए थे। जिले में 9 लाख मीट्रिक टन का अनुमान था कि होशंगाबाद में गेहूं की उपज खरीदी जाएगी और जिसके अगेंस्ट में खरीदी करते हुए 8,95,000 मीट्रिक टन जो प्रदेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है, ऐसी गेहूं खरीदी होशंगाबाद में की गई है। अब भी भंडारण और परिवहन के बाद तकरीबन 50,000 मीट्रिक टन गेहूं इन्हीं खरीदी केंद्रों पर, छोटे छोटे खरीदी केंद्रों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं वहां पर है और खुले आसमान के नीचे गेहूं होने के कारण, कोई शेड या इस प्रकार की व्यवस्था ना होने के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है कि भारी बारिश की स्थिति में बड़ी मात्रा में इस प्रकार गेहूं खराब होगा। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 होशंगाबाद। तो प्रदेश में इस बार गेहूं के बम्पर उत्पादन के चलते सरकारी मूल्य पर गेहूं की खरीदी लक्ष्य से 1.5 गुना हुई। राजधानी भोपाल से सटे जिले सीहोर के कृषि उपज मंडी की तस्वीरें बता रही हैं कि खुले में पड़े इस गेहूं का सुरक्षित भंडारण नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन बौछारें बता रही हैं कि मानसून आने वाला है। आलम यह है कि जिले में 90,000 मीट्रिक टन गेहूं विभिन्न मंडियों और खरीदी सेंटर में खुले आसमां के नीचे बिखरा पड़ा है। जिले में इस साल सरकारी मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य
4,70,000 मीट्रिक टन रखा गया था, लेकिन 7,25,000 मीट्रिक टन खरीदी की गई। ट्रक माल पड़ा हुआ है, हम लगे हुए हैं काम करने में। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि मौसम पानी जैसा हो रहा है, तो फिर भी कितने दिन में इसको पूरा कर लेंगे आप? कम से कम 5-6 तारीख तक हो जाएगा ये सब। मतलब अभी इसको 8 दिन और लगेंगे। आज 3 तारीख है ना, 4 दिन और लगेंगे सर। मैं घर के लिए गेहूं खरीदने आया था। देखना चाह रहा था कि जब इस तरह से गेहूं का 90 टन गेहूं बिखरा पड़ा है, ये कितने तरह का दुख हो रहा है? दुख हो रहा है कि जहां देख रहा हूं वहां गेहूं के ढेर लगे हुए खुले में, और ऊपर से बादल ऐसा लग रहा है कि आज बरस जाए कल बरस जाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो 1 रुपये किलो कंट्रोल पे गेहूं बेच रहा है, उस पर गरीबी अमीरी की दीवार हटाकर सबको एक समान देखते हुए 5 रुपये प्रति किलो हर व्यक्ति को दे दो। देखिए, कृषि उपज मंडी समिति का नीलाम और व्यवस्थाएं सुदृढ़ है और मंडी प्रांगण के पास में साइलो स्थित है। साइलो जब फुल हो गया, उसमें स्टॉक लिमिट समाप्त हो गई, तो उसके बाद जो सोसाइटियां थी उनको यहाँ उनने स्थान बनाया, यहाँ उनने तोल करवाया है और यहाँ से वो अपने वेयर हाउस ले जाएंगे जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिलेगी उस हिसाब से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान यह है कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ बड़े लेकिन पब्लिक नेता नहीं। यह बड़ा बयान दिया वीडी शर्मा ने। दिग्विजय के बयान पर भी वीडी शर्मा ने पलटवार किया। तुम दबंगई करो, हम शालीनता से जीतेंगे उपचुनाव। राज्यसभा की 2 सीटों पर जीतेंगे चुनाव। तो वीडी शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय पर तंज तो कसा ही, साथ ही एक बड़ा बयान भी दे दिया कि कमलनाथ तो बड़े हैं लेकिन पब्लिक नेता नहीं हैं। और यह भी दावा किया कि राज्यसभा की जो 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है, 19 जून को 2 सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1-1 सीट दोनों के खाते में जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बड़े लेकिन पब्लिक नेता नहीं। इसके राजनीतिक क्या मायने निकाले जाएं? देखिए कमरुद्दीन, दरअसल बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये पहली दफा था जब उनका दौरा महाकौशल के प्रमुख केंद्र जलपुर हुआ हो, और आज जैसे ही वो जलपुर पहुंचे तो जो भी तीखे सवाल थे उनका बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। इस बीच उन्होंने हमला भी बोला। एक दरअसल उनके इस बयान के पीछे एक हल्का दर्द भी छुपा हुआ था। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी अपने बयान में किया कि किस तरीके से जब वो चूंकि जिस क्षेत्र से सांसद हैं खजुराहो सीट से, वहां पर एक महाविद्यालय घोषित किया गया था और उसे कमलनाथ सरकार ने कहीं ना कहीं छीन ली और छिंदवाड़ा ले गए थे। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये पब्लिक नेता नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है। बेशक बंगलों से वो राजनीति करते हो, लेकिन आम पब्लिक के बीच वो उतने लोकप्रिय नहीं है, ऐसा कहना है वीडी शर्मा का। और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने भी जो बीते दिनों एक बयान दिया था कि हम दबंगई से इस चुनाव को जीतेंगे, यानी जो आने वाले 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो उस पर भी उन्होंने पलटवार किया कि ठीक है, बेशक आपकी दबंगई होगी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी नेताओं की शालीनता होगी, जिसके दम पर हम 24 में से 24 सीट जीत कर दिखाएंगे। तो जैसे जैसे बेशक कोरोना काल तो चल ही रहा है, अनलॉक के हम फेस में हैं, लेकिन जैसे जैसे अब राज्यसभा के चुनाव नजदीक है, उसके बाद अब उपचुनाव की कहीं ना कहीं तारीख भी जल्द आ सकती है, ऐसा अनुमान है। तो उसको लेकर अब सियासत अब धीमे धीमे जोर जो है वो पकड़ना शुरू हो चुकी है। सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी कि कमलनाथ पब्लिक नेता नहीं, क्योंकि उसकी बात यह है, दरअसल उन्होंने लगातार वो सांसद थे, और सांसद राज्यसभा सांसद नहीं, वो लोकसभा सांसद थे, चुनाव लड़ते थे। और एक बड़ा सवाल ये प्रतीक की जो दावा किया है वीडी शर्मा ने कि राज्यसभा जब चुनाव होगा, राज्यसभा का 19 जून को है इसका चुनाव, वो कह रहे हैं कि 2 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस दावे में कितना दम है? क्योंकि 58 विधायकों की जरूरत होगी, 116 विधायक चाहिए 2 सीटों के लिए। बेशक ये बहुत महत्वपूर्ण बयान जो है उनके द्वारा दिया गया कमरुद्दीन, और यही मेरा अगला आपको जवाब भी होता कि आखिर किस दम पे दोनों सीटें जीतने का दावा कर रही है। चूंकि किसको कितना मत है ये सबके सामने आंकड़ा वर्तमान में मौजूद है। इस बीच अगर क्या अन्य दलों के नेता या विधायकों से भी लगातार बीजेपी संपर्क कर रही है, क्या इस बात की ओर इशारा करता है उनका यह बयान? ये तमाम जो सवालात हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। 2 सीटों पर जो जीत है दर्ज करना, उस लिहाज से तो फिर बीजेपी पक्ष में सारे कहीं ना कहीं उपचुनाव प्लस राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजनेता अपने अपने तरीके से बयानबाजी करते हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है अपने पक्ष में। बेहद शुक्रिया आपका प्रतीक।
और कांग्रेस को लेकर एक राहत भरी खबर हो सकती है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब कांग्रेस को आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जैस का साथ मिलता दिख रहा है। जैस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अभय ओहरी ने रतलाम में बयान दिया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जैस कांग्रेस के साथ है और इस बार भी जैस के युवा इन विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस कैंडिडेट्स का प्रचार करेगी। बाई इलेक्शन में भी जहाँ पर भी आदिवासी वोटर्स हैं वहाँ पर जैस का समर्थन कांग्रेस को रहेगा और हम चाहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं आदिवासियों के लिए और जैस की भी मांग यही रही है कि आदिवासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, तो उस शर्त के साथ ही हम लोग कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे इस बार भी और जहाँ पर भी अगर ज़रूरत लगेगी तो हम लोग प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। सावेर उपचुनाव के लिए प्रेमचंद गुड्डू का विरोध शुरू हो चुका है। अरुण यादव के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों ने कमलनाथ से मिलकर अपना विरोध दर्ज करा दिया और वाल्मीकि समाज के नेता मुकेश झांझोट को टिकट देने की मांग की। इस सीट पर वाल्मीकि समाज के लोगों का लगभग 18,000 वोट है। आपको यह भी याद दिला दें कि प्रेमचंद गुड्डू की कुछ दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में वापसी हुई। गुड्डू ने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विरोध में बयान दिया था। वहीं तुलसी सिलावट के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने गुड्डू को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब कह रहे हैं कि मेरी घर वापसी हो चुकी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की करते हैं, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद समेत देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसीलिए भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देती है। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने पड़ोसी नेपाल को भाई करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को लेकर किसी भारतीय के मन में कोई कटुता नहीं है और मिल बैठकर सारे मुद्दे सुलझाए जाएंगे। एक और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा जी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे।
इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। तो आज रात 8 बजे देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सबसे धाकड़ इंटरव्यू सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इसी के साथ एक बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ मुठभेड़ की खबर है। जंगलों की आड़ लेकर नक्सली भागने में सफल रहे। 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ। कांकेर थाना क्षेत्र के रावस गांव की यह घटना आप तक पहुंचा रहे हैं नक्सल ऑपरेशन के डीएसपी अमृत कुजूर ने इस घटना की पुष्टि की। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।